हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की सिविक्स का लास्ट चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्विलिटी। यानी इक्विलिटी आप समझते हैं कि सभी के साथ, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, तो इन सब के साथ इक्वल ट्रीट करना ही एक्चुअल रूप में इक्विलिटी है। तो ये जो इक्विलिटी आज हम फेस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे जो स्ट्रगल हैं वो हमारे इंडिया में भी हुए हैं, वर्ल्ड में भी हुए हैं। तो उन्हीं में से एक को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे वो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। फिर हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स जो इक्विलिटी के स्ट्रगल के लिए हुए हैं, स्ट्रगल्स हुए हैं इक्विलिटी के लिए। फिर हम पढ़ेंगे टीएमएस तावा मत्स्य सन, उन्होंने जो स्ट्रगल किया। आपका जो चैप्टर है वो इस टीएमएस के ऊपर ही बेस्ड है पूरा। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विलिटी के लिए क्या प्रोविजन है। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर पे हम फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करें। इन अवर सिविक्स बुक्स वी रेड अबाउट पीपल लाइक कांता। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि कांता एक ऐसी लेडी है जो दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती है और उसके ऊपर थेफ्ट का जो है वो इल्ज़ाम यानी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे अंसारी। अंसारी आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो ये एक फैमिली थी जो रेंट पे रूम लेने के लिए घूम रहे थे, लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन है या मुस्लिम है, इस वजह से इन्हें जो है वो रेंट पे रूम नहीं मिला। फिर हम मिलानी और स्वप्ना, जो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा, किस तरह ये जो एक कनेक्शन में बंधे हुए हैं, ये इनका मतलब ये है कहीं ना कहीं इनके साथ इनइक्वलिटी है। क्योंकि ये जो कांता है ये काम ज़्यादा करती है, इसको वेजेस कम मिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करती है और इसके ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम लगता है। अंसारी जो फैमिली है उनका कोई दोस्त नहीं है, वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन फिर तो बाद में उनको रेंट में रूम नहीं दे दिया जाता, तो फिर ये इनइक्वलिटी है। फिर स्वप्ना जो एक फार्मर है स्मॉल स्केल की, वो अपना जो कॉटन प्रोडक्शन है जो भी, वो किसी लोकल ट्रेडर को बेचने के लिए मजबूर है क्योंकि उसने उससे पैसे ले रखे हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी को शो कर रही है। तो हम इस इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए या इससे रिलेटेड जो स्ट्रगल्स हैं लाइक एज, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और आप भी अपनी सोसाइटी में, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपनी फैमिली में कोशिश करना कि जो इक्वलिटी है वही बनी रहे, हम किसी के साथ इनइक्वल ट्रीट ना करें। तो आपने पढ़ा होगा 1857 की रिवोल्ट। ये इंडियंस ने, सोल्जर्स ने इक्विलिटी के लिए की, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे या फिर उनको जो है जो ये एक कल्चरल ये ट्रेडिशन था इंडियंस का कि हम इसी रूट से अपोजिट साइड में नहीं जा सकते। वो एक हम ये कह सकते हैं कि सिन है, पाप है। दूसरा, उनको मुंह नहीं रखने दिया जाता था, जो कि आपको पता होगा सिख जो कम्युनिटी है या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो दाढ़ी रखती है। तो इस वजह से जो रिवोल्ट हुई वो हुई। नेल्सन मंडेला, आपने चैप्टर में ही इक्विलिटी वाला जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह नेल्सन मंडेला और उसके जो साथी थे 28 ईयर्स तक प्रिजन में रहे, जेल में रहे, और उन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम था, कलर बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया और इक्विलिटी लेके आए। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जो कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़े और उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा होगा या आपने नहीं पढ़ा है तो आज सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने फर्स्ट वीमेन मतलब गर्ल्स के लिए फर्स्ट जो स्कूल है वो ओपन किया था, वीमेन एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए। तो पहले, इससे पहले कोई भी जो लेडी थी वो या गर्ल थी, उसको उसकी फैमिली या सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी कि वो स्कूल में जाएं। तो सावित्रीबाई फुले, बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला या जो वो सोल्जर्स जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया था। या आपने रोसा पार्क का नाम सुना होगा कि उसने एक
वाइट पर्सन को बस में सीट देने से मना कर दिया था, और किस तरह फिर सिविल राइट्स जो मूवमेंट्स थे वो चले यूएसए में। तो तावा जो मत्स्य स्ट्रगल है तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज आर डिक्लेयर्ड सैंक्चुरीज फॉर एनिमल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। यानी जब कोई भी डैम बनता है, यानी किसी भी रिवर के ऊपर डैम बनता है, तो उसके नियर बाय जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो क्लीन किए जाते हैं और उनको बर्ड या एनिमल सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ जो लोकल पर्सन्स रह रहे हैं वो डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं, या उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना पड़ता है। तो तावा डैम बिगेन टू बिल्ट इन 1958। 1958 में स्टार्टिंग हुई थी। तावा एक जगह का भी नाम है और डैम का भी नाम है, ये आप याद रखेंगे। एंड कंप्लीटेड इन 1978, यानी 1958 में स्टार्टिंग हुई, 1978 में कंप्लीट हुआ। इट सबमर्ज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड, यानी फॉरेस्ट का भी एरिया और एग्रीकल्चरल एरिया भी इसने बहुत सारा सबमर्ज कर लिया इस डैम के अंडर में, या इसके नियर बाई जो था वो कंट्रोल हो गया जो गवर्नमेंट है उसका। और जो एग्रीकल्चर जिस पे होती थी, जिस लैंड पे या जिस लैंड पे फॉरेस्ट एरियाज था वो सबमर्ज हो गया, या वो डिफोरेस्टेशन हो गया। तो इन 1994 में उसके द गवर्नमेंट गेव द राइट्स ऑफ फिशिंग इन तावा रिजर्वियर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहाँ से जो पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, किसी की एग्रीकल्चरल जो लैंड थी वो नहीं रही, या कुछ कम्युनिटी ऐसी होती जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती, उनकी जो लिवलीहुड थी या जो उनका लाइफ अर्निंग थी वो नहीं बची। और बाद में गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग का काम भी दे दिया। अब एग्रीकल्चर भी नहीं है, फॉरेस्ट एरियाज भी नहीं है, तो यहाँ के जो कुछ रीजनल पीपल थे वो फिशिंग के ही अपनी जो लाइफ है वो चला रहे थे, अपनी जो लिवलीहुड है वो चला रहे थे। और 1994 में गवर्नमेंट ने वो फिशिंग का जो काम है वो भी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। इससे जो उनकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई और उनकी जो लिवलीहुड है वो प्रभावित हुई। अब उनकी अर्निंग तो होगी नहीं। दीज कॉन्ट्रैक्टर ड्रू द लोकल पीपल अवे एंड गेट चीप लेबर फ्रॉम द आउटसाइड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने क्या किया, यहाँ जो तावा के नियर बाय जो लेबर थी उनसे काम नहीं करवाया, बाहर से काम करवाने के लिए, फिशिंग का काम करवाने के लिए ले आए। तो उनकी जो अर्निंग थी तावा के नियर बाय जो लोकल पीपल थे उनकी वो और भी कम हो गई। फिर उन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्राइक की कि हमारे जो अर्निंग है वो इफेक्ट की जा रही है, हमारे इलाके में हमें काम नहीं मिल रहा है। तो द न्यूली फॉर्म तावा मत्स्य संघ यानी टीएमएस तावा मत्स्य संघ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। ऑर्गेनाइज रैलीज, उन्होंने रैलियां निकाली, चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम आप समझते होंगे कि रोड को चौक कर दिया जाता है, रोड को बंद कर दिया जाता है और आवागमन बिल्कुल रोक दिया जाता है। डिमांडिंग देयर राइट टू द कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड, और उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की कि हमें फिशिंग का काम करने दिया जाए जिससे हमारी भी आजीविका चल सके, हमारा भी जीवन अच्छे से चल सके। और ये उन्होंने स्टार्ट किया था 1996 में जो स्ट्राइक थी वो। तो द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स, यानी ये जो संघ बना, ये जो कमेटी बनी, इन्होंने गवर्नमेंट से राइट डिमांड की कि जो राइट्स हैं फिशिंग का जो है वो सिर्फ उन्हीं विलेजर्स को मिलना चाहिए जो उसके नियर बाय हैं। किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को या आउटसाइडर जो भी है लेबर उसको परमिशन ना दी जाए। और जनवरी 1997 को पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस यानी तावा के नियर बाय 33 जो विलेजेस थे स्टार्टेड न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच, यानी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया। गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो वापस ले लिया और इन्हीं लोकल विलेजर्स को जो है वो परमिशन दे दी। तो इस तरह स्ट्रगल हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पीपल हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं अपने राइट्स के फेवर में। तो इसका एक एग्जांपल हमने तावा मत्स्य संघ देखा। तो इसी तरह यदि आपके साथ भी
जहाँ भी आप काम करते हैं या आप एजुकेशन फील्ड में हैं, जहाँ पे भी आपको ये लगता है कि हमारे साथ अनइक्वल ट्रीट हो रहा है, तो आप भी अपनी जो बात है, अपने जो पॉइंट हैं, अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, वो आप अपनी हायर अथॉरिटी से, यदि आप घर में हैं तो अपने पेरेंट्स से, स्कूल में हैं तो प्रिंसिपल से या रिलेटेड टीचर्स से, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं या कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ हायर अथॉरिटी को आप अपने जो रिकमेंडेशंस हैं या जो डिमांड्स हैं वो मनवाएं। अगर फिर भी नहीं माने तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्विलिटी का प्रोविजन है वो कर रखा है। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर्ड हो गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो गए थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अप्लाई या इम्प्लीमेंट हो गया था, फोर्स इनफोर्स्ड हो गया था। तो रिपब्लिक आप समझते ही होंगे कि रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा कंट्री जहां पर जो हेड होगा वो हेरिडिटिकल नहीं होगा, यानी किसी का, यानी जो प्रेसिडेंट है, अब हमारे मान लो जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्हीं की जो अपकमिंग जनरेशन है वो प्रेसिडेंट नहीं होगी। या जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, हेरिडिटिकल पोस्ट नहीं होगी, इलेक्टेड पर्सन होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्विलिटी है। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उस 6 फंडामेंटल राइट्स में जो है राइट टू इक्विलिटी वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून की दृष्टि से सभी इक्वल होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। यदि कोई क्राइम को कॉमन पर्सन करता है तो भी उसको वही सजा मिलेगी, और यदि कोई पॉलिटिशियन करता है, कोई प्रेसिडेंट करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर करता है, कोई एमएलए करता है तो उसको भी वही होगी। सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेसिडेंट को भी उतने ही हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी उतने ही हैं, और एक कॉमन पर्सन को भी उतने ही हैं। एक कॉमन पर्सन भी वोट डालेगा तो अभी उसका एक वोट एक ही काउंट होगा, और प्राइम मिनिस्टर डालेगा उसका भी वन वोट की जो वैल्यू है वो 1 ही होगी। तो ये जो है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कर रखा है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, यानी इन के बेस के ऊपर, कास्ट बेस पे, कलर बेस पे, रिलीजन बेस पे, रीजन बेस पे, लैंग्वेज या कल्चर बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर्स जो भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, उन सब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो ये इक्वलिटी के लिए हमने टीएमएस का एग्जाम्पल देखा, और पिछले चैप्टर्स में हमने नेल्सन मंडेला या जो अपार्थीड जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो भी पढ़ा। तो हमने देखा कि ये जो इक्वलिटी आज हम फेस कर रहे हैं ये इतनी इजी नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत सारे जो स्ट्रगल्स हैं वो हुए हैं। तो आप एक अपना बेसिक कंसेप्ट बना लें कि ये जो इक्वलिटी है ये तभी तक है जब तक हम अवेयर नहीं रहते, यानी आप जब अवेयर नहीं है अपने राइट्स के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति, या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके प्रति आप अवेयर रहें, आप अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहें, आप सोसाइटी के प्रति अवेयर रहें। तो यदि कोई अनइक्वल वर्क हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो आप उसका अपोज करें। तो ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 या 2 बार चैप्टर पढ़ना, 1 या 2 बार ये वीडियो देखना, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।